हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हमने केमिस्ट्री का सेशन कवर किया था। प्रीवियस डे हमने जो है आपके पास फिजिक्स का सेशन कवर किया था। आज हम साइकोलॉजी का सेशन कवर करेंगे। एंड इसकी जो नेक्स्ट क्लासेस को हमने रीशेड्यूल किया है, तो वो मंडे को आपकी होगी। तो वो आपका डलेगा मैथमेटिक्स का। एंड लास्ट क्लास जो आपकी रहेगी वो जीके की रहेगी। जीके बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन हम उसके जो मेन मेन टर्म्स हैं उनको कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग दीक्षा जी, गुड मॉर्निंग दीक्षा रानी जी, गुड मॉर्निंग अंजलि जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आपने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से आपने हर एक टॉपिक पढ़ भी लिया होगा। हम सिर्फ कुछ जर्नल टर्म्स है ना, ऐसा समझ लीजिए कि हम एक मेमोरी फ्रेम बना रहे हैं आपके लिए। क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि जितना हमने पूरे 25-30 दिन में हम पढ़ते हैं, यानी 25 to 30 आवर जो हम स्टडी करते हैं डेली, 1 1 आवर, उसको विद इन 3 आवर कवर करना पॉसिबल नहीं होता है ना। क्योंकि आपको पता है एक फाइल है जिसमें 4 ही पेजेस हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन उन 4 पेजेस के लिए 1 आवर लगा हुआ है ना। उसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, 3 4 घंटे लगते हैं। तो बेसिकली रिवीजन फाइल्स होती हैं आपकी, यानी आपका रिवीजन भी हो जाता है। अगर आपसे कोई चीज़ छूट गई है तो वो आप रिवाइज कर सकते हो, माइंड उसको रिकैप कर लेता है, और एग्जाम में बहुत आसानी से आप उनको कवर कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर कुछ फाइल्स भी हैं हमारे पास और भी, लेकिन पहले इन क्वेश्चंस के साथ हम स्टडी करेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। थोड़ा सा मैं फाइल को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, गुड मॉर्निंग शैली जी। देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट रहेगा ये सिस्टम, फिर जो फाइल्स हैं उनमें थोड़ा हम लंबे में भी जाएंगे। क्लियर? जैसे क्या बोलते हैं आपके पास, द आइडिया ऑफ बाईपोलर एजुकेशन। ठीक है, जो बाईपोलर एजुकेशन है उसका आइडिया किसके द्वारा हमारे पास दिया गया था? सर जॉन एडम जो है उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, एंड जो ट्राइपोलर प्रोसेस है आपके पास एजुकेशन की, उसका आइडिया जो है हमें दिया है जॉन डीवे के द्वारा। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो विलियम वुन जो थे, जिन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी भी एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, फादर ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके पास, है ना। जीन प्याजे को कौन नहीं जानता। मैन इज बॉर्न फ्री, इंसान जो है, एक बच्चा कोई भी है, वो जब पैदा होता है वो फ्री होता है, लेकिन जो उसकी चारों तरफ है, यानी एवरीवेयर ही इज बॉन्डेड बाई चेन, वो चारों तरफ से एक चेन के साथ बंधा होता है। ये स्टेटमेंट कही थी आपके पास जीन जैक जो रूसस थे उनके द्वारा आपके पास कही गई है। ओके, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे पास कहा जाता है ई एल थॉरनडाइक को। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थॉट एट द मेंटल लेवल इज कॉल्ड। देखो, ये प्याजे की स्टेटमेंट है। अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या बोला था कि हमारे माइंड में ना पहले से ही कुछ सेट बना होता है, यानी नॉलेज का सेट आप बोल सकते हो, मेंटल सेट हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो है जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था स्कीमा के साथ। उस टर्म को क्या नाम दिया था उन्होंने? स्कीमा दिया था। हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल, कि इंसान एक सोशल एनिमल है। ये स्टेटमेंट अरिस्टोटल जो थे उनके द्वारा कही गई थी। हु सेड द प्रेज हेल्थ इज अ लाइफ, तो जो सुकरात है उनके द्वारा कहा गया था आपके पास कि जो हेल्थ होती है वो हमारी क्या होती है? एक, यानी हेल्थ इज अ लाइफ। ठीक है, द फादर ऑफ साइकोसेक्सुअलिटी या साइको एनालिसिस, इड, ईगो, सुपर ईगो स्टेटमेंट्स आप पढ़ते हो। ठीक है, तो आपके पास सिगमंड फ्रूड जो थे उनके द्वारा कही गई है। ठीक है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के साथ डील करते हैं। जैसे अगर बात करें स्ट्रक्चरलिज्म, तो स्ट्रक्चरलिज्म में 1879 में विलियम वुंड इंट्रोसेप्शन मेथड उन्होंने दिया था। फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी भी उनको कहा जाता है। ठीक है, फिर फंक्शनलिज्म अप्रोच आई, उसमें देखो साथ साथ में ही आ गई है, इस 79 में 90 के अंदर है। ठीक है, तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इनको कहा जाता है, जो विलियम जेम्स हैं। फिर किल पैट्रिक हैं आपके पास, डीवे हैं, आर बी कैटल हैं, ई एल थॉरेनडाइक हैं। तो ये सारे जो है फंक्शनलिज्म अप्रोच जो थी, यानी जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ डील करके ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश करते थे। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, किस तरह से हम एक्ट कर रहे हैं, जैसे इवान पैवलोव, जे बी वॉटसन आपके पास हैं, प्याजे हैं, टॉलमन है आपके पास, बी एफ स्किनर है,
जीएस हल हमारे पास हो गए, अल्फ्रेड बंडुरा है हमारे पास, सोशल लर्निंग थ्योरीज हैं, यानी हमारे बिहेवियर के बेसिस के ऊपर, ठीक है। साइको एनालिसिस, तो सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग हो गए, अल्फ्रेड एल्डर हमारे पास हो गए, ठीक है। फिर हॉलिस्टिक अप्रोच की बात की जाए तो जैसे कोफका हैं, कोहलर हैं, लेविल हैं, तो ये गैस्ट्रल साइकोलॉजिस्ट हैं अगर देखेंगे आप तो, ओके। हॉलिस्टिक अप्रोच के अंदर ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव में अगर हम जाएं तो जैसे मॉस्लो हैं, ठीक है। फिर कार्ल रॉजर है आपके पास, एल्पोर्ट हैं, ये सारे जो हैं आपके पास क्या है, ह्यूमनिज्म से रिगार्डिंग है। एक स्टेटमेंट आपके पास आती थी, स्ट्रेस ऑन ह्यूमन वैल्यू एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। और अल्पोर्ट की स्टेटमेंट्स भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एट विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलप द अट्रैक्शन ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड अपोजिट सेक्स, यानी जब बच्चा बड़ा होता है तो जो उसका अट्रैक्शन है वो अपोजिट जेंडर की तरफ ज्यादा होता है। तो आप देखते हो जब बच्चा 12 से 18 साल के बीच में होता है तो वो अपने पेरेंट्स से दूर होना शुरू होता है ना। उसको क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके दुश्मन है, और वो ज्यादा अपने फ्रेंड्स की तरफ, क्योंकि चीजें बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। तो एडोलसेंट एज के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है। डलमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, यानी ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को आपके पास रिप्रेजेंट करता है। जो डेवलपमेंट है वो किस चीज से रिगार्डिंग होती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड अफेक्टिव, इकट्ठी चलती है सारी की सारी। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम हेड टू टो, जब हेड टू टो की बात आती है तो स्फेलोकॉडल और प्रॉक्सिमिडोस्टिल जो ट्रेंड होता है या सीक्वेंस है वो बात करता है इनर ऑफ द पार्ट टू आउटर, यानी अंदर से बाहर की तरफ को, और जो स्फेलोकॉर्डल आपके पास होता है वो हेड टू टो की तरफ जो है वो वेरी करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज यूज द फर्स्ट टाइम, देखो फर्स्ट टाइम जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आपके पास दिया गया था वो 1911 में जो बिन्नेट एंड सीमंस थे उनके द्वारा आपके पास दिया गया था, ओके। इफ द एक्चुअल एज ऑफ चाइल्ड इज 12 हैज आईक्यू लेवल इज 75, देखो 12 साल का बच्चा है और 75 उसका आईक्यू है, आपको उसकी मेंटल एज बतानी है। फार्मूला आपको पता है, आईक्यू होता है मेंटल एज बाई क्रॉनिकल एज इनटू 100, यही होता है। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया है उसकी एक्चुअल एज, ठीक है, एक्चुअल एज। तो एक्चुअल एज जो क्रॉनिकल यानी बायोलॉजिकल एज है वो आपके पास दी गई है, तो आपको जस्ट यहाँ पे पता है कि मेंटल एज निकालनी है। आईक्यू उसका 75 है, ठीक है। क्रॉनिकल एज उसकी 12 दी गई है अपॉन 100, क्लियर। तो यहाँ से आप कर सकते हो 25 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये 3, ठीक है, 9, यानी बच्चा तकरीबन 9 साल का है आपके पास, कैसा है, 9 साल का है। इंटेलिजेंस इज एक्सप्लेन्ड, जो इंटेलिजेंस है वो किस चीज को एक्सप्लेन करती है, प्रोसेस ऑफ या प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों के साथ आती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। इंटेलिजेंस इज लॉजिकल थिंकिंग, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो इंटेलिजेंस है, किसके द्वारा आपके पास कहा गया है, जो बिन्नेट है। हु वॉज पिन्योर इन क्रिएटिव रिसर्च, क्रिएटिव रिसर्च में जो पिन्योर है उसको किसको कहा गया है, गलफोर्ड को कहा गया आपके पास, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं ना ये कभी ना कभी एग्जाम में आए होंगे, ओके। क्रिएटिविटी इज फंडामेंटल रूट्स, जो क्रिएटिविटी है उसकी जो फंडामेंटल रूट है वो क्या होती है, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। कन्वर्जेंट तो इंटेलिजेंस का पार्ट है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी का पार्ट होता है, आगे जाके देखेंगे हम डिटेल में क्रिएटिविटी को भी, ठीक है। जितनी भी आपके पास इंटेलिजेंस की थ्योरीज आती है ना वो सारी यहाँ पे एक ही पेज के अंदर है, देखो सारी शॉर्ट फॉर्म में, देखो वन बाय वन करके फटाफट बता भी देंगे। जैसे अल्फ्रेड बिन्नेट एंड टर्मन जो थे उन्होंने पहली थ्योरी दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला कि एक ही फैक्टर जी, जर्नल फैक्टर, इनबॉर्न टेंडेंसी है जो इंटेलिजेंस होती है, यानी अगर आप जन्म से इंटेलिजेंट हो तो आप इंटेलिजेंट ही हो, है ना। एक इंटेलिजेंस जैसे मान लो अगर कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो जो स्पोर्ट्स में अच्छा है वो म्यूजिक में भी अच्छा होगा, यानी यही बात कर रहा है ना, एक टेंडेंसी हर जगह यूज हो जाएगी, बट नॉट पॉसिबल। सेकंड होती है टू फैक्टर थ्योरी, जो चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी, जीएस थ्योरी भी बोलते हैं इसको। जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जर्नल फैक्टर तो वही हो गया जो यूनिफैक्टर थ्योरी के अंदर था, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो हम डेवलप कर सकते हैं। देखो जर्नल का ही पार्ट होता है जो स्पेसिफिक है, हमारे जो गला है परमात्मा ने या भगवान ने इतना अच्छा दिया है कि मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्किल, है ना, स्पेसिफिक एबिलिटी, कोचिंग लूंगा, गाइडेंस लूंगा, उसको धार लगाऊंगा ताकि वो अच्छे से बन सके और आगे जाके सफल हो सके। यानी जर्नल
एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है। फिर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी आई और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी लुइस थ्रस्टन ने दी है और ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी उन्हीं के द्वारा दी गई है। ठीक है। तो जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी उसमें 7 फैक्टर थे और ग्रुप फैक्टर थ्योरी में 9 फैक्टर थे आपके पास। थ्री स्टैंडर्म थ्योरी जो कि रेमंड कैटल एंड जोहन हॉर्न के द्वारा दी गई थी। सेम चीज है, इन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइड टर्म एक्सप्लेन की, जिसमें जो फ्लूइड है वो जी फैक्टर है बायोलॉजिकल और क्लिस्टाइड जो वो स्किल फैक्टर है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हॉबर्ट गार्डन के द्वारा दी गई 1983 में जब ये आई थी, तो साथ ही इसमें टर्म्स थी और 1990 में फिर 8 यानी नेचुरलिस्ट टर्म बाद में इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। क्लियर। फिर है आपके पास जैसे प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, जिसको ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें आपने कॉन्टेक्स्ट हो गया टर्म्स को पढ़ा होगा, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने वो दी थी। है हमारे पास उसकी पीडीएफ फाइल, डिटेल्ड में है वो सारा। ट्राई डायमेंशनल थ्योरी गलफोर्ड के द्वारा दी गई है आपके पास। ठीक है। एडवर्ड थॉरनडाइक ने मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दी है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है एग्जाम्स में। जॉर्ज कैले ने 5 मेंटल एबिलिटी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। बाकी इंटेलिजेंस को हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बेसिस के ऊपर। इंडिविजुअल में जैसे लिंग्विस्टिक टेस्ट होते हैं आपके पास लैंग्वेज बेस्ड, एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकते हैं या नॉन वर्बल। इन परफॉर्मेंस एंड नॉन वर्बल टेस्ट के जैसे एग्जांपल है खोश, ब्लॉग, डिजाइन टेस्ट हो गया। ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट है आपके पास मेरिल, पैल्मर ब्लॉक बिल्डिंग आपके पास हो गई, अलेक्जेंडर पैसनिंग टेस्ट आपके पास हो गया। ठीक है। ये सारे टेस्ट आपके पास, विजलर इंटेलिजेंस स्केल है आपके पास। फिर ग्रुप टेस्ट की बात की जाए तो जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं। नॉन वर्बल में जैसे रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है आपके पास। ठीक है। उसके अंडर वो आपके पास आ जाता है। ओके। अब कुछ टर्म जैसे लैंग्वेज से रिगार्डिंग है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज मॉर्फिन। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज स्किल राइटिंग। ठीक है। सबसे मुश्किल होता है लिखना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और जब मैं पेन टैब के थ्रू कंप्यूटर में लिखता हूं ना, तो आपके सामने ही है, ज़्यादा अच्छी वो बन नहीं पाती है ना। तो ये हम पहले ही बोल देते हैं कि इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि राइटिंग बहुत मुश्किल होती है। राइटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, कभी प्रैक्टिस की प्रॉब्लम हो सकती है ना। जल्दी जल्दी के लिखने के चक्कर में और ज़्यादा उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है। हु सेड इट चिल्ड्रन आर born with acquired knowledge device, यानी LAD डिवाइस के साथ जो बच्चा पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो आपको पता होगा जो नॉर्म्स चॉम्स्की थे, उन्होंने आपके पास एक टर्म दी थी LAD। उन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो बायोलॉजिकल टर्म है, यानी इनबिल्ट है बच्चे के अंदर, वो जन्म से ही उसको अपने साथ लेके चलता है। ठीक है। द सेंटर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, यानी स्टूडेंट सेंटर होती है। लर्निंग इज डैश डैश ऑफ बिहेवियर। देखो लर्निंग क्या करती है, आपके बिहेवियर को चेंज करती है ना। अमेंडमेंट वर्ड भी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो चेंज करता है किसी ना किसी चीज को। ओके। वाइगोस्काई एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द लर्निंग। तो उन्होंने सोशल लर्निंग की बात हमारे पास कही थी। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो गैस्ट्रल साइकोलॉजिस्ट इनसाइट के ऊपर वर्क करते हैं। डेस्टेस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। तो जो आइडलिस्ट थे आपके पास, वो रिलीजियस एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। स्टेटमेंट है, किसके द्वारा कही गई है? जेपी गलफोर्ड के द्वारा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बंडुरा स्टेज ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग की स्टेज कैसी है उनकी, देखो सबसे पहले ये सीक्वेंस है, सबसे पहले होती है ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऑब्जर्व करोगे चीजों को, फिर अटेंशन। ठीक है। फिर रिटेंशन, पहले आप चेतन हो जाओ, देखो उस चीज को, फिर गेन करो। ठीक है। प्रिसर्वेनेस एंड लास्ट में होता है आपके पास मोटिवेशनल। ये प्रॉपर सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज की अगर बात करें, जैसे थ्योरीज को डिवाइड किया गया है, कॉनेक्टिविज्म, बिहेवियरिस्ट है आपके पास, और कोग्निटिव है। तो कोग्निटिव में तो इजी है आपके पास, गैस्ट्रल साइकोलॉजिस्ट हैं जर्मन, कोहलर हैं आपके पास, लेविन हो गया। क्लासिकल कंडीशनिंग में जैसे वॉटसन है, पैब्लॉव आपके पास हैं।
कंडीशनिंग की बात की जाए, बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपके पास इंट्रोड्यूस होते हैं, बंडूरा आपके पास सोशल लर्निंग के अंदर आते हैं, फिर थॉरनडाइक है आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी का पार्ट है वो, है ना। फिर आर एस वुडवर्थ है आपके पास, एंड कैटल है हमारे पास। हु इज द फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? जॉन डीवे। ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप एट द एंड ऑफ स्टेज इन पियाजे थ्योरी। पियाजे थ्योरी में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो डेवलप होती है फर्स्ट स्टेज के अंदर, शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे ना एसएम करके, ठीक है, जो सेंसर मोटर स्टेज है उसके अंदर। व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड? जो डिडक्टिव मेथड होता है, डिडक्ट करना, है ना, हम फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूले से चीजों को स्टडी करते हैं, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक वे में हम डिडक्टिव के अंदर मूव करते हैं। द मेथड यूज टू टेस्ट द एक्वायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम रीडिंग, तो उसके लिए टेस्ट मेथड सबसे बेस्ट होता है। सुमेटिव इवेल्युएशन, जो सुमेटिव होती है उसका एग्जांपल है टेस्ट, ठीक है, दो होते हैं ना, फॉर्मेटिव और सुमेटिव, तो सुमेटिव लास्ट में होती है, ऑब्जर्वेशन लास्ट में क्या करेंगे, असाइनमेंट नहीं होती लास्ट के अंदर, ठीक है। मॉस्लो थ्योरी, मॉस्लो के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? सोशल नीड की थ्योरी थी, हेरेकी ऑफ नीड, ठीक है, जिसमें 5 स्टेजेस थी। पहली थी साइको फिजियो साइको सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड थी, फिजिकल नीड यानी, एंड सेकंड थी आपके पास सिक्योरिटी, थर्ड थी सोशल आइडेंटिटी या लव, फोर्थ आपके पास सेल्फ एस्टीम, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। 5 स्टेजेस थी आपके पास उसके अंदर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू एमसी डुगल? उनके द्वारा टोटल 14 इंस्टिंक्ट थे। इंस्टिंक्ट होते हैं जो हमारे मन के अंदर होते हैं, जैसे गुस्सा है, क्रोध है बहुत ज्यादा, है ना, फिर हमारी इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा, अच्छे से अचानक आप अचंभित हो जाते हो, बिहेवियर, छोटी छोटी चीजें, आपका स्ट्रेस हो गया, बहुत सारी चीजें, तो 14 इंस्टिंक्ट उन्होंने बताए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्ट? जैसे ड्यूरेशन तो टाइम है, नोबेलिटी कोई इंस्टिंक्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट जो है आपका इंस्टिंक्ट बन सकता है। एटीट्यूड इज द डैश डैश कॉन्सेप्ट, तो एटीट्यूड होता है जैसे आपका बिहेवियर टुवर्ड लर्निंग, है ना, किस तरीके से आप किस चीज को लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो कोग्निटिव, बिहेवियरल, अफेक्टिव, ये सभी के अंडर हमारे पास आता है। हंगर, थ्रस्ट, नीड फॉर सिक्योरिटी आर ऑल, तो ये सारे के सारे हमारे जो फिजियोलॉजिकल नीड है यानी नेचुरल नीड्स के अंडर आता है। इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू, तो इंटरेस्ट जो है वो एबिलिटी और अटेंशन दोनों के साथ डील करता है। द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, तो हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की फर्स्ट और लास्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज इसमें आपके पास कौन सी होगी? जो सेपरेशन है, चीजों को अलग करते हैं, फिर लास्ट में उसको जर्नलाइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो आपके पास सेपरेशन है, और सेकंड स्टेज जो आपके पास है वो जनरलाइजेशन है। द लेटरल इंस्टिंक्ट इज काउज्ड बाई, तो इड की वजह से आता है जो लेटरल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर आता है, और ये एग्जाम में पूछा गया है सारा, ठीक है। अब बात आती है पर्सनैलिटी की थ्योरीज की, एग्जाम में पूछा गया है पर्सनैलिटी की थ्योरी। पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है परसोना, है ना, परसोना यानी मास्क, ठीक है। शेल्डन ने ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टाइप डिवाइड किया था 1 2 3 फॉर्म के अंदर, एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक होते हैं मोटे, है ना, यानी बोल सकते हैं फैटी हैं, सॉफ्ट हैं, राउंड हैं, और काफी ज्यादा सोशलेबल होते हैं। मीजोमॉर्फिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, मस्कुलर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा करेजेबल, बॉडी टाइप है सभी का। और एक्टोमॉर्फिक पतले होते हैं, लंबे होते हैं, फ्रेगल होते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट टाइप के होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट होते हैं, खुद के अंदर ही रहते हैं। फिर जंग ने ऑन द बेसिस ऑफ अदर टर्म्स को डिवाइड किया, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट होते हैं जो खुद में रहते हैं, सोशल विड्रॉइंग बिहेवियर जो है आपके पास वो शो करेंगे, है ना, शाई हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, कभी भी किसी चीज़ की पहल नहीं करेंगे। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो इसका अपोजिट है, टोटली सोशलेबल होते हैं, अपनी फैमिली के साथ सोसाइटी में बहुत अच्छे से रहना पसंद करते हैं वो, ठीक है। फिर थे आपके पास फ्राइड्समैन एंड रोजरमैन, इन्होंने 2 टाइप दिए थे, जिसमें बाद में टाइप सी डी जो है वो मॉरिस ने, ये जो मॉरिस है उन्होंने जोड़ दिया था। इन्होंने टाइप ए में कहा था कि जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, देखो
हाई मोटिवेशन भी सर्वाइवल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो कि आपको कोई टेस्ट निकालना है, टेस्ट नहीं आ रहा है, 3-4 साल हो गए, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, है ना। या कोई टेस्ट आ गया तो आपको लगेगा बहुत कम टाइम है मेरे पास, आप हमेशा हरी जल्दी में रहते हो, तो बहुत जल्दी में हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो टाइप ए जो होता है वो उस टाइप के लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया। टाइप बी लो मोटिवेशन वाले वो रिलैक्स रहते हैं कि बहुत टाइम है बाद में देख लेंगे, है ना। मोरिसिस ने टाइप सी टाइप आपके पास दिया था। जैसे कोई पर्सन कैंसर से बिलोंग करते हैं तो वो डिनाई कर देते हैं कि वो उनको चीज़ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव होगा, उनको गलत चीज़ें फेस करने को मिलेगी, है ना। और टाइप डी आता है जो पर्सन डिप्रेशन के साथ जो है वो जूझ रहे हैं, वो वाले पर्सन। ठीक है। फिर आए अल्पॉट की ट्रेड थ्योरी, इनको पिन्योर ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है, ट्रेड थ्योरी, जिसमें उन्होंने कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेड को रिप्रेजेंट किया। कार्डिनल ट्रेड जस्ट लाइक अ हाई मोटिवेशन ही है ना, जिसके अंदर हाई जनरलाइज्ड पावर है, यानी जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया। जैसे महात्मा गांधी थे, नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, कभी भी उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो ये होती है हाई जनरलिटी। जैसे आपने बोल दिया ना कि मुझे अपनी जिंदगी में सही रहना है, तो वो चीज़ फिक्स हो गई वहां पे। सेंट्रल ट्रेड थोड़ा लो हो जाता है। जैसे इंडिया की बात कर लो, एक ऐसा देश जहाँ पे जॉब ही सब कुछ हो, वहां पे ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन सी जॉब मिल रही है। कुछ ही बंदे होंगे जो ये बोलेंगे नहीं मुझे यही जॉब करनी है और करनी नहीं है। नहीं तो अगर क्लर्क के फॉर्म निकले तो क्लर्क का फॉर्म भर दिया, पटवारी के फॉर्म निकले तो पटवारी का फॉर्म भर दिया, पुलिस के निकले तो पुलिस का भर दिया, वन मित्र के निकले तो वन मित्र का भर दिया, है ना। यानी जिस भी टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो आपने वो सारे टेस्ट भर दिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेंट्रल ट्रेड है अकॉर्डिंग टू अल्पॉट। यानी आपको सिर्फ जॉब चाहिए, नो मैटर वो जॉब कौन सी हो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। मनी आनी चाहिए, मेन चीज़ वही हो, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी हो सके। सेकेंडरी ट्रेड जिसमें लेस जनरलाइज्ड पावर होती है, जैसे आपके कपड़े हैं। अब आप चाहे आपको ब्लैक कलर अच्छा लगता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं आप ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनो, कभी कभार पहन लोगे, लेकिन डेली थोड़ी थोड़ी है ना। ठीक है। फिर आते हैं जैसे कैटल थे, उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स दिए थे। ठीक है। इरिक्सन थे आपके पास, सॉरी आइजैक थे आपके पास, जिन्होंने न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशन, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिज्म वो पर्सन जो इमोशनली ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, यानी इमोशनली अनस्टेबल पर्सन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और इमोशनली स्टेबल जो कि इमोशनली स्टेबल है, जैसे आपने देखा होगा किसी को कुछ भी बोल देना तो मिर्ची लग जाती है बहुत जल्दी, यानी बहुत जल्दी वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। कारण क्योंकि वो इमोशनली अनस्टेबल है। करंट टाइम में इमोशनली स्टेबल होना, है ना, कहीं पे भी इस चीज़ की बात नहीं की जाती, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है करंट टाइम में सभी। क्यों? क्योंकि कंडीशंस ही ऐसी है ना। एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, तो आपने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पढ़ा, वो ही है। एक्सट्रो जो सोशलेबल पर्सन है, इंट्रोवर्ट जो अपने में ही रहता है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। बाकी ये कुछ थ्योरीज हैं हमारे पास, यानी जो असेसमेंट जिससे आप कर सकते हो, जैसे सेल्फ रिपोज टेस्ट है, असेसमेंट के लिए यूज़ होती है। एमएमपी द मिनीसोटा मल्टी फेस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये भी असेसमेंट के लिए यूज़ होती है। आइजैक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी है, ये भी असेसमेंट के लिए यूज है, किसके? पर्सनैलिटी के असेसमेंट के लिए। फिर 16 PF है कैटल के द्वारा। प्रोजेक्ट टेक्निक है, रोजेक इंक ब्लो टेस्ट है आपके पास, 7x10 साइज में होते हैं वो। ठीक है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, मॉर्गन एंड म्यूरी के द्वारा दिया गया है। रोजनवेग पर्सनैलिटी फैक्टर स्टडी है आपके पास। सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट है आपके पास। ये जितने भी टेस्ट हैं ये सारे के सारे पर्सनैलिटी से रिगार्डिंग टेस्ट हमारे पास हैं। ठीक है। फिर आते हैं सिगमंड फ्राइड के ऊपर। सिगमंड फ्राइड ने, आपको पता है, साइको एनालिसिस एंड सेक्सुअल थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने इड ईगो, सुपर ईगो को रिप्रेजेंट किया। जिसमें उन्होंने क्या कहा, इड प्लेजर प्रिंसिपल है, कि नो मैटर मुझे वो चीज़ कैसे मिल रही है, वो चीज़ मुझे चाहिए। ईगो एक्चुअली रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सुपर ईगो मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी वास्तविकता में जब पैसे है ही नहीं तो मेरे मन के अंदर वो विचार आएगा ही नहीं। ठीक है। एंड 3 टर्म और रिप्रेजेंट की थी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। देखो, कॉन्शियस होता है चेतना, है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको पता है आपका एग्जाम है, तो वो चेतन मन के अंदर है ना, जो हो रहा है जो आपको पता है वास्तविकता में। प्री कॉन्शियस का मतलब है आपको आधा पता है ना, आपको पता है कि पेपर आसान आएगा, लेकिन कितना आसान आएगा,
है ना, वो तभी पता लगेगा जब पेपर में बैठोगे। तो ये चीज उसी टाइम पता लगती है जब आप वहां जाते हो। यानी प्री कॉन्शियस का मतलब है कि आपको थोड़ा पता है उसके बारे में, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो आप उसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। अनकॉन्शियस का पता ही नहीं होता हमें। जैसे आईएएस का पेपर कैसा होता है, मैंने कभी आईएएस का पेपर नहीं दिया, तो मैं उसके बारे में टिप्पणी भी नहीं कर सकता कि वो पेपर टफ होता है कि इजी होता है ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। जिस चीज के बारे में मुझे जीरो नॉलेज है ना, मैं जस्ट तुक्का मारता हूँ हवा में, तो वो मेरे लिए अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। ठीक है। और इनकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी ओरल, एनल, थैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटियल। ये एग्जाम में पूछते हैं लास्ट स्टेज कौन थी, है ना। थैलिक के अंदर दो टर्म्स आती हैं, ऑडिपस एंड इलेक्टा। ऑडिपस होता है जो मेल होते हैं उनकी अट्रैक्शन होती है फीमेल्स की तरफ, यानी मेल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो इलेक्टा कॉम्प्लेक्स है वो फीमेल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है टुवार्ड मेल। ठीक है, आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और इन्होंने ईगो को देखो, ईगो बहुत खतरनाक टर्म्स होती हैं, है ना। ईगो रियलिटी को तो बताता है, लेकिन रियलिटी कभी कभी बहुत ज्यादा चुभती है और आपको वो डिप्रेशन में लेके जा सकती है। तो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे रैशनलाइजेशन, है ना। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि आप एक ऐसा बिहेवियर क्रिएट करो कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे माई लकी चार्म, है ना। बोलते ना ये मेरा लकी चार्म है, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया तो मेरा दिन अच्छा जाएगा, या उसका चेहरा देख लिया तो मेरा दिन बुरा जाएगा। या ये पेन है मेरे पास, एक पेन है, ये पेन मेरे लिए लकी है, इससे मैं जो भी पेपर देता हूँ देती हूँ तो मुझे टॉप करती हूँ, मैं मेरा पेपर अच्छा जाता है। ये हमारा रैशनलाइजेशंस होती हैं। ईगो यानी जो रियलिटी बता रहा है, पेपर टफ था, है ना, आपने पढ़ा नहीं था, पेपर बुरा गया, आपने अब मन अंदर खाता चलेगा वो कि पढ़ा क्यों नहीं, पढ़ा क्यों नहीं। तो हमने बोल दिया कि हमने उसकी शक्ल देखी सुबह सुबह, तो इसलिए हमारा पेपर गलत हो गया, है ना। ठीक है। तो ये रेशनलाइजेशन आपके पास होती है। रिएक्शन फॉर्मेशन होती है, अनवांटेड बिहेवियर, अपोजिट बिहेवियर हम जनरेट करते हैं। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल होता है, जैसे मान लो बहुत पर्सन होते हैं जो सेक्सुअली चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अवेयर हो, अवेयर तो नहीं बोल सकते, यानी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे कोई डिप्रेशन में जा रहे थे ना, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, यानी एक अपोजिट बिहेवियर की तरफ जाते हैं ताकि वो इफेक्ट कैंसल हो सके, है ना, कैंसल हो सके वो चीजें। जैसे रिप्रेशन हो गया आपके पास, रिप्रेशन का मतलब इग्नोर, गलती आपने कर दी, अब एक ही तरीका है, क्या कर सकते हो, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर दी, मैं उस टाइम अपने होशो हवास में नहीं था, है ना। बेस्ट तरीका होता है खुद को सेटिस्फाई करने का, है ना। ठीक है। सुप्रेशन है आपके पास, जो हमारे सैड एक्सपीरियंस हैं, मेमोरीज हैं, उनको रिप्रेस करने की कोशिश की जाती है। प्रोजेक्शन हो गया, है ना, आप अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रहे हो। डिनाइल हो गया, जैसे कुछ पर्सन्स हैं जो HIV एड्स के साथ जूझते हैं, उन चीज़ों को डिनाई करते हैं। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी आप स्कूल में गए, आपको आपके टीचर ने पीटा, अब गुस्सा आ गया टीचर के ऊपर, अब टीचर को तो पीट नहीं सकते, करंट वाले बच्चे तो पीट देते हैं, है ना, टीचर्स के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले नहीं होता था। तो फिर अब वो घर आता है, कोई छोटा मोटा बच्चा मिल गया उसको, छोटा भाई मिल गया, है ना, या मम्मी मिल गई, किसी ना किसी के ऊपर तो वो गुस्सा निकालेगा ही निकालेगा, है ना। ठीक है। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है, अकिंशन एंड शिफ्रिन ने 1968 में मॉडल दिया था आपके पास। तीन टर्म आती है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ठीक है। एनकोडिंग जो होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर होती है, स्टोरेज स्टोर करता है, और रिट्रीवल के थ्रू वो दोबारा रिकॉल की जाती है। स्टोरेज मेन चीज़ है। स्टोरेज तीन टाइप की होती है, एक होती है जो आपके पास सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जैसे आप देखते हो चीज़ों को, है ना, सेंसरी मेमोरी है ना, सॉरी, सेंसरी मेमोरी में अपनी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज है ना, लेकिन चीज़ें सिर्फ 1 सेकंड से कम टाइम तक ही याद रहती है। क्लियर। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, इसमें तकरीबन 30 सेकंड तक या 30 सेकंड से कम समय तक ही रहती है। ठीक है, लेकिन इसका स्पेस बहुत कम है। अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, चीज़ों को अच्छे से समझो, इलेबोरेट करते हो, तो वो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी इनफाइनाइट स्टोरेज होती है और लाइफ टाइम तक चीज़ों को याद रखती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को एनहांस करने का बेस्ट मेथड होता है चुकिंग, यानी चीज़ों को तोड़ तोड़ के याद करना। ठीक है।
और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना वो इतनी ईजी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा सा डिवाइड किया गया डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीडरल मेमोरी के अंदर। डिक्लेरेटिव का मतलब है जो फिक्स चीज़ें हैं, है ना, जो आपके पास्ट इवेंट्स हो गए वो फिक्स हैं, डेट्स हैं फिक्स हैं, हर एक इवेंट्स है वो फिक्स हैं, ठीक है। प्रोसीडरल मेमोरी में चीज़ों को हम करके सीखते हैं, प्रैक्टिस करके सीखते हैं। अब जो डिक्लेरेटिव मेमोरी थी इसको टोल्विन ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो इतनी आसान नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस होती है। क्योंकि देखो फिक्स चीज़ें हैं, तो फिक्स चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती है जो डायरेक्ट, जैसे जीके है, हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ, इस तरह के क्वेश्चन वो तो फिक्स हैं। लेकिन आपके कुछ बायोलॉजिकल यादें भी होगी, ठीक है। तो एपिसोडिक मेमोरी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है आपकी बायोलॉजिकल यादें, यानी जो आपके साथ हुई है, यानी पहले दिन जब आप स्कूल गए तो आपको कैसा फील हुआ, ठीक है, यानी आपकी जो बायोग्राफी है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस आते हैं। सिमेटिक सिस्टमेटिक मेमोरी है, जिसके अंदर जो जीके हो गया, जनरल नॉलेज की चीज़ें हो गई, यानी जो सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, लिखी हुई है, जो फॉर्मूले हैं आपके पास, वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट, वेयर द वर्ड साइकोलॉजी डज केम, ठीक है, फ्रॉम, तो आपको पता है ग्रीक वर्ड है। ये सारे ना क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, मैं फाइल दे दूंगा आपको, ठीक है, यहाँ से पढ़ना और इनको आप खुद करोगे, क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, 40-50 क्वेश्चंस होंगे। मैं थोड़ा सा ना डिटेल स्टडी करेंगे अब हम थोड़ा सा, क्लियर। जो चीज़ें कर ली ना वो मैं फटाफट बता देता हूँ, ये भी स्टेटमेंट वाली फाइल है आपके पास डायरेक्ट, है ना। जैसे डेवलपमेंट क्या होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होती है, स्फेलो कॉर्डल क्या होता है, हेड टू टो होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस क्या होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी टूवर्ड द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, नेचर वर्सेस नोटर, जेनेटिक्स वर्सेस एनवायरनमेंट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी है आपके पास, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, चार्ल्स हॉर्टन कॉले के द्वारा दी गई है। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो फैमिली प्राइमरी होता है आपके पास, बाकी स्कूल आपके दोस्त हो गए वो सेकेंडरी होता है। साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इरिक इरिक्सन के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस को रिप्रेजेंट किया था, बेसिकली ईगो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी, टॉडलर, प्री स्कूल, फिर आपके पास स्कूल एज आ गई, फिर आपके पास अडोलसेंट हो गई, मिडिल अडल्ट हो गई, फिर आपके पास मिडिल एज हो गई, और लास्ट में ओल्ड एज आपके पास हो गई। ये थ्योरी है रिक एरिक्सन की, है ना। फर्स्ट होता था मिसट्रस्ट वर्सेज बेसिक ट्रस्ट, ये मिसट्रस्ट, ये ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बचपन में प्यार नहीं मिलता, कुछ को मिलता है ना, कुछ बच्चे सभी के पास चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो डाउट वर्सेस शेम वर्सेस ऑटोनोमी, यानी जैसे बच्चा बोलेगा कि मैं खुद टॉयलेट करूंगा, है ना, चीजें सीख ली, है ना, अब बेड में नहीं कर रहा सुसु, तो वो चीजों को सीख रहा है, तो वो अपने आप डाउट नहीं करेगा अपने ऊपर, है ना, शेम नहीं करेगा फील। तो ऑटोनॉमी यानी अपने बॉडी पार्ट के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है। प्री स्कूल एज में गिल्ट वर्सेस इनिशिएटिव, यानी जैसे बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल में कोई टास्क हो रहा है तो क्या बोलेगा, उस टास्क को मुझे करना है, मैं करूंगा, है ना, बच्चे करते हैं ना, नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, यानी वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो इस इनिशिएटिव को प्रॉपर कर लेते हैं तो अच्छी चीज है ना। अगर नहीं कर पा रहे तो आता है ना बच्चे, मैं नहीं कर सकता, गिल्ट की फीलिंग डेवलप होती है। फिर स्कूल एज में इन्फीरियोरिटी वर्सेस इंडस्ट्री, पहल बनाम हीन भावना, कुछ हिंदी में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यानी अब बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर ना एक हम बोल सकते हैं कि सॉरी इन्फीरियोरिटी यानी अ, अ, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी उनके अंदर एक कंपटीशन शुरू हो जाता है ना, कंपटीशन मतलब मुझे फर्स्ट आना है। आपने देखा होगा स्कूल में, है ना, बच्चे होते हैं जैसे 2-3, तो उनमें कंपटीशन लगा रहता है आपस में, कि ये थर्ड आया तो मुझे सेकंड आना है, ये सेकंड आया तो मुझे फर्स्ट आना है, इस बार ये फर्स्ट आ गया तो मुझे, यानी इस टाइम में बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है ना, मुझे पढ़ना है ताकि मैं अच्छे नंबर ला सकूं, यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है। फिर आता है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 से 18 साल की एज है ना, तो इस टाइम बच्चे के अंदर सबसे बड़ी होती है कि मैं कौन हूँ, है ना, वो खुद को ढूंढने की कोशिश करता है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। फिर यंग अडल्टहुड एज आती है आपके पास, यानी तकरीबन 18 से 35 साल के बीच में। आइसोलेशन वर्सेस इंटीमेसी, देखो अभी हम इसी एज के ऊपर है मैक्सिमम जितने भी हैं, तो बेसिक
बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? प्यार की, है ना, फ्रेंड्स की, आपका लाइफ पार्टनर हो गया, आपकी फैमिली हो गई, या मनी हो गई, जॉब हो गई। ये सभी बेसिक नीड्स होती है इस टाइम की, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टेज बोल सकते हैं इसको। फिर जब आप 35 से आगे चले गए तो फिर एक फिक्स हो जाता है कि जो आप काम कर रहे हो ज़्यादातर वही काम आप करते रहते हो। स्टैग्नेशन वर्सेस जनरेटिविटी, ठीक है। एंड लास्ट में तो फिर डिस्पेयर वर्सेस इंटीग्रिटी होता है, यानी अब आप जो करना था वो आपने कर लिया, अब सिर्फ आप अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंस है सिर्फ उसी को अपने जो भी आगे आने वाली पीढ़ियां होगी उनको सुनाओगे कि हमने अपने टाइम में ये किया था, हमने अपने टाइम में ये किया था। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्याजे के द्वारा दी गई है, जिसमें 4 स्टेजेस हैं। सेंसर मोटर स्टेज 0 से 2, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 से 18 होते हैं वैसे, ठीक है। एंड जो डेवलपमेंट की फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। शुरू में स्टेज देखो, एक बच्चा है यहाँ पे बैठा हुआ है ना, अभी वो पानी पी रहा है या जो भी है, बच्चा ज़्यादा, फिर 2 से 7 के बीच में क्वेश्चन वगैरह कर रहा है। फिर जब बड़ा हो गया तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सीख लिया, है ना। और फिर उसने दूसरा यानी अपनी थिंकिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि जो थिंकिंग है ना वो शुरू जैसे 7 to 11 के बीच में होता है तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में थिंकिंग भी कॉन्क्रीट होती है, ठीक है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेता है, लेकिन रीजनिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती। 12 से ज़्यादा आगे जाता है तो उसकी रीजनिंग पक्की हो जाती है, ठीक है। कुछ टर्म्स भी उन्होंने दी, जैसे असेमिलेशन। असेमिलेशन होती है आपके पास प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी स्कीमा भी पढ़ा हमने, जो प्रीवियस नॉलेज है आपकी उसके अंदर हम न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। यानी एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, ओके, हमने इसके अंदर और चीज़ें डाल दी, क्लियर। अकोमोडेशन होती है कि इसमें कुछ बेकार चीज़ें भी है, उन चीज़ों को हमने बाहर निकाल दिया और अपनी जो नॉलेज है उसको मॉडिफाई कर दिया। यानी अनदर पार्ट ऑफ अडेप्टेशन इज द एबिलिटी टू चेंज एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है, इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। असेमिलेशन और अकोमोडेशन में इक्विलिब्रियम बैठता है आपस में, ओके। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी कोहलबर्ग ने। क्या कहा उस थ्योरी में? 3 लेवल थे और 8 स्टेजेस थी अगर देखा जाए तो, ठीक है। जो उसके लेवल है जैसे प्री कॉन्वेंशनल लेवल, कॉन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। प्री कॉन्वेंशनल 0 से 9 साल के बीच में है। कॉन्वेंशनल अर्ली अडल्टहुड टू यानी अडोलसेंट टू अडल्टहुड है, 12-18 के बीच की बात है। और फिर जब बड़े हो गया आप, अब कौन कौन सी स्टेजेस हैं? 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट प्री कॉन्वेंशनल में 2 स्टेजेस आती है। स्टेज 1 में ऑविडेंस एंड पनिशमेंट, और स्टेज 2 के अंदर आता है इंडिविजिबल एंड एक्सचेंज, ठीक है। यानी मोरेलिटी की बात है तो मोरेलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपने एक टर्म सुनी होगी, हैंस डेलिमा, है ना। डेलिमा का मतलब होता है अंतर्द्वंद, करूं कि नहीं करूं। कहानी भी सुनाई थी, एक पर्सन था जिसका नाम था हैंस डेलिमा, और उसकी वाइफ बीमार थी, उसको जो है उसके लिए दवाई लानी थी, दवाई बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो अब क्या करता? चोरी करता, क्योंकि गरीब था व्यक्ति, इतने पैसे नहीं थे कि दवाई ले सके। तो बहुत सारी कंडीशंस उसके सामने आ गई कि वो करे तो करे क्या, है ना। यही कंडीशन जब बहुत सारे बच्चों से पूछा गया, डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चों से पूछा गया, तो पहले ने बोला कि चोरी करना गलत बात है, पनिशमेंट मिलेगी। तो पहले स्टेज में जो मोरालिटी थी वो बेसिकली देखा गया कि पनिशमेंट यानी डर, फियर, तो डर के ऊपर वर्क करती थी। बच्चों की मोरालिटी डर के ऊपर ही होती है। सेकंड थी इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअल एक्सचेंज का मतलब रिवार्ड बेस्ड थी। बच्चे को बोला जा उसको उठा के ले आ, तेरे को टॉफी दूंगा, है ना। टॉफी से बच्चे नहीं मानते आजकल, पिज्जा दूंगा, तो पिज्जे से जल्दी मानेंगे, तो वो वहां पे चला जाता है, ठीक है। तो सेकंड में रिवार्ड बेस्ड होती है। कन्वेंशनल में सोशल बेस्ड होती है। सोशल बेस्ड देखो, थर्ड में चला गया तो डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी आपने पढ़ा होगा गुड बॉय गुड गर्ल, है ना, ऐसे पढ़ा होगा आपने, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का बनना है, अच्छी लड़की बनना है, क्लास में अच्छा रिलेशन रखना है, तो सोशल ओरिएंटेशन है। 4 बोलता है मेंटेन सोशल ऑर्डर, कि चोरी करना गलत ही तो चीज़ है, समाज में बुराई होगी आपकी, ठीक है। तो बात आ रही है समाज के साथ। और लास्ट में आ जाता है फिर आपके पास के आप बड़े हो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, कि वो की चीज़ किसी और की है, आप उसको ले नहीं सकते, ठीक है।
और स्टेज 6 बोलता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। चोरी करना गलत ही बात है, चाहे वो आपका है या नहीं है, ठीक है। आपका है तो चोरी होगी ही नहीं, ठीक है। एंड थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट वाइगॉस्काई के द्वारा दी गई है। किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रोवेल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट जीन जैक रोसस। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जोहाना डीवे। बाकी ये तो हमने पढ़ ली सारी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, यहाँ तक तो पढ़ ली सारी। फोनोलॉजी क्या होती है, साउंड ऑफ लैंग्वेज होता है। सेमेटिक क्या होते हैं आपके पास, स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, मॉर्फिन। जेंडर क्या है, एक सोशल बायास है आपके पास। लैंग्वेज यानी LAD टर्म किसके द्वारा दी गई है, नॉर्म्स चॉम्स्की के द्वारा। ये टर्म एग्जाम में काफी टाइम आई है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं उसको। फॉर्मेटिव यानी जो साल में पूरा साल, और क्यों करते हैं उसको, ताकि बच्चों को पता लग सके कि वो सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, या टीचर को पता लग सके कि वो सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। यानी बच्चों के लिए होती है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, और साथ में टीचर के लिए भी है, ताकि हमें प्रॉपर समझ आ सके। फॉर लर्निंग यानी लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही। ऑफ लर्निंग, लर्निंग हुई कि नहीं हुई, पूरा साल तो पढ़ लिया तो सुमेटिव असेसमेंट। साल में लास्ट में टेस्ट होगा तो जो आपके ऑब्जेक्टिव थे क्या वो अचीव हुए कि नहीं हुए, वो बात करता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। और असेसमेंट एज लर्निंग रिप्रेजेंट करती है फीडबैक टू लर्नर, यानी जो लर्नर है अब उसको फीडबैक देना है, ठीक है। वैसे फॉर्मेटिव में भी फीडबैक ही दिया था, ठीक है। जैसे आपको प्रोजेक्ट दे देंगे बताएंगे, तो इसमें एज लर्निंग भी फीडबैक के लिए ही यूज होती है। क्लियर। अब कुछ प्रॉब्लम है जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, रीडिंग, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है आपके पास। डिस्प्रेक्सिया मोटर एबिलिटी डिसऑर्डर है। फिर डिसकैलकुली आपके पास हो गया, आपके पास लॉजिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बाकी ये तो हमने कर लिए ना, प्रोजेक्ट मेथड, ट्रायल एंड एरर, इनसाइड थ्योरी हो गया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, हायरार्की ऑफ नीड। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन इंडिया 1950 में आया था। फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बना था 1916 के अंदर। फिल्टर थ्योरी ब्रॉडबैंड 1956 में दी थी। मल्टीमोड थ्योरी जॉनस्टोन एंड हैंस ने आपको दी थी, ठीक है। बाकी तो आपने पढ़ लिया होगा, फर्स्ट मॉडल क्रिएटिविटी के पिन्योर किसको कहा जाता है। डाइवर्स थिंकिंग में कौन कौन सी जो उसकी कैटेगरी है, ठीक है, या उसकी क्लासेस, जैसे फ्लुएंसी होनी चाहिए, जो डाइवर्स थिंकिंग है, ये क्वेश्चन है सारे एग्जाम में, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, एलेबोरेशन होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए अगर वो डाइवर्स थिंकिंग को ओवे कर रहा है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो ऑसबर्न ने दी थी, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस डॉलार्ड एंड मिलर ने दिया था, जो क्या बोलता था, फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस अग्रेशन, ठीक है। आईक्यू टर्म मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है। बाकी ये जो है ना आपके डायरेक्ट उठाया गया है। तो 1912 में विलियम स्टर्न थे एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट, डिवाइज द रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस आईक्यू। एंड ये आईक्यू की टर्म्स है आपके पास ना, कितने कितने तक कितना कितना आईक्यू रहता है। बाकी ये तो हमने पढ़ लिया ना, शेल्डन ने, कार्ल जंग ने कौन कौन से टर्म दिए, गॉर्डल, कैटल, फ्लूइड की टर्म, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स हमने पढ़ ली। एनिमिज्म है आपके पास, थोड़ा एनिमिज्म भी एक प्रॉब यानी सोशल विड्रॉइंग बिहेवियर शो करता है पर्सन, ठीक है। एंजाइटी क्या होता है, एसोसिएटेड लर्निंग, ये सारी स्टेटमेंट है, ठीक है। सेंट्रेशन आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चूकिंग हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्स थिंकिंग है, ईगो सेंट्रिज्म, जो मेन टर्म है वो ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी ली जाती है। एनकोडिंग तो आपको पता ही है। एस्टीम क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपको आपके अंदर से आता है, ठीक है, इनर मोटिवेशन जिसको हम बोलते हैं। एपिसोडिक मेमोरी आपके पास हो गया, क्लियर। जुवेनाइल डेलिक्वेंट आपके पास हो गया, एग्जाम में आया था। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, बाल अपराध जिसको बोलते हैं ना, अगर कोई बच्चा है 18 से कम है, अभी नाबालिग है, तो उसके ऊपर जुवेनाइल कोर्ट होता है, ठीक है। फिर आपके पास जैसे लैंग्वेज है, एंड जैसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, ये फाइल दे दूंगा वहां से देख लेना, वैसे करवाया तो है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी, रिलायबिलिटी, स्कीमा क्या होता है,
वर्किंग मेमोरी क्या है, एनग्जाइटी वगैरह तो आपने पढ़ लिया है, एनग्जाइटी क्या होती है, ठीक है। आर्चेटाइप क्या होता है, एग्जाम में आया भी है, कार्ल जंग के द्वारा दिया गया है। ये एरोसल, एटीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, फिर आप डिफेंस मैकेनिज्म में देखो, है ना। फिर आपके पास लिविडो क्या होता है, फ्लूइड के द्वारा दिया गया है। प्रोजेक्शंस क्या होती है, जो आपको ऊपर समझाया ना सारा, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ठीक है, ये तो आपको समझा भी दिया हमने ऊपर, और यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा ना हमारे पास और भी है इसके अंदर, इतना ही थोड़ी होता है रिवीजन। रिवीजन में बहुत सारी चीज़ें आती है। साइकोलॉजी का रिवीजन करना आसान है, क्योंकि साइकोलॉजी काफ़ी इजी टर्म्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं चैप्टर वाइज भी आपको बता दूंगा, क्योंकि चैप्टर हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे हम उसको चाह के भी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लंबी फाइल्स होती हैं, आपको खुद पता है ना। मैं जस्ट आइडिया बताऊंगा कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा एनसीईआरटी की फाइल है ना, तो इतनी जल्दी ओपन नहीं होती है, तो इट टेक सम टाइम। हाँ, चलिए। अब साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है कि साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और साइकोलॉजी को किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो यहाँ से ही ये जो फर्स्ट चैप्टर था, यहीं से हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, जो कि साइकी एंड लोगस से बना है, ठीक है। इसका मतलब होता है साइंस और स्टडी। और करंट टाइम में देखा जाए तो हम बेसिकली ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर के ऊपर इसको स्टडी करते हैं। तो करंटली स्टेटमेंट यही आती है, लेटेस्ट स्टेटमेंट जो होती है, एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी स्टडी ऑफ सोल अब खत्म हो चुका, खत्म नहीं बोल सकते, लेकिन उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं दे रहे। अब ह्यूमन एक्सपीरियंस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर के ऊपर हो गया, एंड उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बाकी डिसिप्लिन वगैरह है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है साइकोलॉजी एक सोशल साइंस की तरह वर्क करते हैं। नेचुरल साइंस भी आ जाती है। ये जितने भी यहाँ पे मार्क लगे हैं ना, सारे ही क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सिगमंड फ्राइड के द्वारा है, सॉरी, नॉट अ सिगमंड फ्राइड, विलियम वुंड, है ना, 1879 में उन्होंने जो है अपनी टर्म्स को एक्सप्लेन किया। लिप्जिंग में उन्होंने फर्स्ट लैब खोली विलियम वुंड के अंदर। विलियम वुंड इंटरेस्टेड थे इन द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंस एंड वांट टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द माइंड। ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोसेप्शन मेथड और स्ट्रक्चरलिज्म इनके द्वारा ही दिया गया है। इंट्रोसेप्शन टर्म क्या होती है, ओल्डेस्ट मेथड है स्टडी करने का, ओके। फिर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, जिन्होंने भी लैब खोली थी कैम्ब्रिज में, मैस्कट्स में, ठीक है, तुरंत बाद उनके। तो इन्होंने फंक्शनलिज्म अप्रोच को डेवलप किया था। किसको? फंक्शनलिज्म अप्रोच को। और ये इनकी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, कॉन्सियसनेस or as a ongoing stream of mental process interacting with the environment form the core of a psychology, okay। फिर डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है, जैसे गैस्टल थे, उन्होंने बाद में जो डेवलप हुए थे जर्मनी के अंदर, है ना। फिर आपके पास बिहेवियरिज्म से रिगार्डिंग वॉटसन आए, उन्होंने सभी आइडिया को रिजेक्ट ही कर दिया कि आप कभी भी माइंड को समझ ही नहीं सकते। तो उन्होंने एस आर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स टर्म्स के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर स्किनर की अपनी थ्योरीज आई। फिर सिगमंड फ्राइड, देखो इनकी थ्योरी ऐसा नहीं है खराब है, इनकी थ्योरी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी बाकियों की भी, है ना। फिर कार्ल रॉजर आपके पास आए, जो आपको नोट्स बताए ना हमने आगे, वो यहीं से तो बने हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स है, देखो, है ना, कब कब क्या क्या चीज़ें हुई। ये इंडिया का बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है आपके पास, क्लियर। तो ये एनसीईआरटी की फाइल्स हैं, मैं हमेशा ही जब हमने बुक्स के बारे में बताया था, पढ़ लिया ना आपने ये सारा, ठीक है। हाँ, और ये ब्रांचेज है आपके पास, तो एक नज़र लगा सकते हो आप, है ना। कोग्निटिव ब्रांच क्या होती है, बायोलॉजिकल, न्यूरो साइकोलॉजिकल क्या होती है, क्लिनिकल, सोशल, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, उनको ज़रूर स्टडी कीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। फिर जैसे मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी हमने किया था, जिसमें हमने जो गोल होता है साइकोलॉजी का, जैसे डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन को स्टडी किया था। डिस्क्रिप्शन में हम पता करते हैं कौन सा बिहेवियर है, प्रिडिक्शन में प्रिडिक्ट करते हैं कि वो बिहेवियर क्यों हो रहा है ना। फिर एक्सप्लेन करेंगे, काउजेज, फैक्टर्स बताएंगे, और फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उसकी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है उसको करने का, क्लियर। बाकी आपके पास हाइपोथेसिस था, स्टेटमेंट एक बार पूछी गई थी, जो आपके पास टेंटेटिव आंसर हम किसी भी चीज़ का निकालते हैं, वो टेंटेटिव आंसर ही आपके पास हाइपोथेसिस कहलाती है,
ओके, बाकी डाटा जरूरी नहीं है। बाकी आपके पास मेथड्स हैं सारे के सारे, जैसे ऑब्जर्वेशनल मेथड पढ़ा था, बता देना अगर कोई चीज़ रिपीट करनी होगी ना तो बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे ऑब्जर्वेशनल मेथड है, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। फिर आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसमें हम काउजल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो पूछ लिया गया था एग्जाम में, बेस्ट मेथड कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। काउज इफेक्ट किस में स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। कितने वेरिएबल हैं, दो टाइप के वेरिएबल पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। कुछ वेरिएबल मैनिपुलेट होते हैं, कुछ वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं होते हैं, क्लियर। तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और एक्सपेरिमेंटल मेथड के टाइप पढ़े थे। बाकी फिर केस स्टडी था, फील्ड स्टडी था, कोरिलेशनल स्टडी था, पढ़ लिया है सारा, है ना। एक दूसरे के साथ इंटरव्यू मेथड्स हो गए। केस स्टडी मेन होता है, जिसमें आप डिटेल स्टडी करते हो किसी भी चीज़ की। फिर आपके पास रिलायबिलिटी हो गया, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन, ठीक है। फिर हमने वैलिडिटी पढ़ा था। वैलिडिटी होता है डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर, यानी आप क्या मेजर करना चाहते हो, क्लियर। और नॉर्म्स होते हैं जो टर्म एंड कंडीशन वहां पे सेट की गई है। बाकी वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट आपके पास हो गया, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर में हमने सारा स्टडी किया था, आई होप आपको सारा आता होगा। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, इसमें हेरिडिटी, एनवायरनमेंट को स्टडी किया, एंड इन्फेंट, चाइल्डहुड, अडोलसेंट, अडल्टहुड, ओल्ड एज, हर एक चीज़ को डिटेल में हमने देखा, है ना। जैसे डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक पैटर्न, इसमें हर एक चीज़ चेंज होगी प्रॉपरली। और लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव को भी स्टडी किया प्रॉपरली, जैसे डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है आपके पास, है ना। एंड कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज चलती है। तो पूछते हैं एग्जाम में कि आपकी जो डेवलपमेंट है कहाँ से शुरू होती है। हर एक पर्सन की डेवलपमेंट अलग होती है, सबकी मल्टी डायरेक्शनल होती है, डेवलपमेंट हाई प्लास्टिक होती है आपके पास। कल्चर जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होती है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है आपके डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्ट टर्म्स थे आपके पास। ग्रोथ हमने पढ़ी, डेवलपमेंट पढ़ी, मैचुरेशन पढ़ी, एंड एवोल्यूशंस क्या होती है, जो स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, ओके। बाकी फैक्टर तो सेम ही है ना आपके पास। जीनोटाइप टर्म्स हमने पढ़ी, फिनोटाइप टर्म्स हमने पढ़ी थी सारी, ये सारी स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, थ्योरी भी पढ़ी है सारी ये, है ना, ठीक है। प्रेनेंटल स्टेज के अंदर क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट किस तरीके से होती है आपके पास, पढ़े थे ना। इन्फेंसी के अंदर क्या होता है, ये कुछ ऐसे रूटिंग बच्चा करता है, मोरो, ग्रेस्प, बिविंस्की, ये डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर जो बेबी शो करता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस शुरू शुरू में होती है, ठीक है। फिर एट द एंड शुरू हो जाती है। प्याजिक स्टेज तो अभी देख ली हमने। फिर आपके पास अटैचमेंट थ्योरी है, हॉर्लो एंड हॉर्लो के द्वारा दी गई थी, ठीक है। जैसे एक बेबी मंकी था और एक आर्टिफिशियल था, ठीक है। चाइल्डहुड आपके पास हो गया, तो जैसे स्पेलोकॉर्डल ट्रेंड है। तो ये वहीं से चीज़ें आती हैं सारी, इसी के अंदर से, बाहर से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म हो गया, एनिमिज्म हो गया आपके पास, सेंट्रेशंस हो गया, इटिटेटिव थाउट्स आपके पास हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कॉन्क्रीट है। फिर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है। कुछ है आप जो चाहते हो कि हम रिपीट करें तो वो आप बोल देना, ठीक है। बाकी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें हमने पढ़ाई है और आपने रिवाइज की होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं पढ़ी है तो दोबारा एक बार चेक कर लेना, या कोई चीज़ रिपीट करनी है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। डेलिक्वेंसी बिहेवियर होता है बच्चे के अंदर, देखा गया है बहुत बार, ठीक है। अडोलसेंट के अपने अलग ही फीचर होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करने को आती हैं। इनको तो हम चाह के भी नहीं पूरा पढ़ा सकते ना आपको। और ये टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट है ना। जैसे रीशेड्यूल होती है, तो फिक्स्ड इंटरवल क्या होती है, वेरिएबल इंटरवल क्या होती है, फिक्स्ड रेशियो क्या होती है, और फिक्स्ड या वेरिएबल रेशियो क्या होती है ना। इंटरवल होता है टाइम के बाद, फिक्स्ड इंटरवल है यानी 2 4 6, यानी यानी हर 2 इवेंट्स के बाद वो आपको मिलेगा रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल इंटरवल का मतलब है इंटरवल फिक्स नहीं है, वो कभी भी दे सकता है। रेशियो आपको पता है, रेशियो होती है जैसे 1:3:5, तो 1 का मतलब 10 भी हो सकता है ना। रेशियो कुछ भी हो सकती है आपके पास। और वेरिएबल रेशियो जो कि फिक्स ना हो, क्योंकि लर्निंग का पार्ट था, लर्निंग की थ्योरी के अंदर आता है। एक क्वेश्चन आया था कि लर्निंग इज अ, तो आपका आंसर था वहां पे रिलेटिवली
परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट चेंज हो तो उसको लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट चेंज नहीं तो रिलेटिव परमानेंट, यानी जो उसके ऊपर कोडिंग लगी है लर्निंग के ऊपर, जब तक वो अप्लाई है वो लर्निंग आपके पास वर्क करेगी। ओके। बाकी टाइप थे, जैसे इवान पैवलोव थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टडी किया था। ठीक है, तो उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, यह रहा आपके पास, है ना। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, सेलिवेशन हुआ विच फॉलो इट्स अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो यहाँ से समझना थोड़ा मुश्किल जाएगा, तो यहाँ से देखो, पहले खाना और बेल अलग अलग आए। ठीक है, तो जो खाना है वो तो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है, सॉरी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, और जो स्लाइवा आएगा वो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। जब बेल के साथ कोड किया गया तो बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, तो बेल को एज ए कंडीशनिंग स्टिमुलस इंट्रोड्यूस किया गया फूड के साथ, तो सेलिब्रेशन तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब सिर्फ बेल बजाएगी तो भी तो खाना आया, है ना, क्योंकि जो बेल थी वो अब कंडीशनिंग स्टिमुलस बन चुकी थी प्रॉपरली, तो उसके साथ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स भी जो है वो शो करेगा। ठीक है, ये डॉग का केस था आपके पास। और जो रिवार्ड दिया जा रहा है वो अलग अलग टाइप में दिया जा सकता है, जैसे, क्योंकि आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग और एक होता है बैकवर्ड कंडीशनिंग। जो फॉरवर्ड कंडीशनिंग है, ठीक है, सामने से दी जाती है, बैकवर्ड पीछे से दी जाती है, पीछे से नहीं उल्टा प्रोसेस कर देंगे। तो प्रोसीड द बेसिक एक्सपेरिमेंट, जैसे जो क्लास कंडीशनिंग स्टिमुलस है एंड जो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है आर प्रेजेंटेड टुगेदर, दोनों चीज़ें इकट्ठी आएगी। कंडीशनिंग स्टिमुलस जैसे बेल हो गई, और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है खाना, दोनों इकट्ठा दिया जाएगा, है ना। डीले का मतलब होता है आपके पास द कंडीशनिंग स्टिमुलस एंड बिफोर द एंड ऑफ अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, डीले थोड़ा बाद में दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेस कंडीशनिंग का मतलब है कि थोड़ा सा गैप देंगे उन दोनों प्रोसीजर के बीच में। और बैकवर्ड का उल्टा है, पहले खाना दे दो फिर बेल बजाओ, उल्टा कर देंगे, बैकवर्ड में रिजल्ट कम देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी इनमें तो कुछ भी नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं। फिर ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी। तो अभी हमने रीइंफोर्समेंट टर्म पढ़ी, है ना, तो रीइंफोर्समेंट टर्म इनके अंडर आती है। तो स्किनर बॉक्स से चूहा डाल दिया था ना, तो जब ये उछल कूद करता है, स्ट्रिंग दबता है, तभी खाना आता है ना, ऐसे खाना नहीं आएगा इसके पास। क्लियर, तो इसमें बेसिकली रीइंफोर्समेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ लिया ये कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होती है। ठीक है, आई होप आपने स्टडी कर लिया होगा सारा। बाकी ऑब्जर्वेशनल अल्फ्रेड बंडूरा की थ्योरी है ना, इमिटेशन हो गया, तो सोशल लर्निंग थ्योरी के बेसिस के ऊपर आता है ये तो हमने कर लिया है। इनसाइड थ्योरी भी हमने कर ली, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक्चुअली साइकोलॉजी का देखा जाए सिलेबस काफ़ी कम होता है, जैसे मेमोरी है, मेमोरी का पूरी टर्म पढ़ा दी हमने आपको, वो ही है इसके अंदर, है ना। ये देखो नीचे पढ़ाया ना सारा, वो इसीलिए पहले पढ़ाया ताकि ये आपको कम लगे। देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी, यहाँ पे इतना सारा लिखा हुआ है, हमने आपको शॉर्ट करके बता दिया, है ना। तो वही चीज़ें होती है सारी, किस तरीके से डिक्लेरेटिव मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, है ना, आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो कुछ भी नहीं है। फॉरगेटिंग, आप चीज़ों को कैसे भूलते हो, बहुत लंबे समय तक चीज़ों को मत पढ़ो, आप अपने आप भूल जाओगे, है ना। थिंकिंग प्रोसेस, कैसे आप सोचते हो, तो प्याजे की थ्योरी है, मेनली बिल्डिंग ब्लॉक है। मेंटल इमेजेस सोचते हो, कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं उसमें, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट बेस होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग आपकी हो गई, रीजनिंग है जैसे डिडक्टिव हो गई, एंड इंडक्टिव रीजनिंग आपके पास हो गई। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो अजम्पशन से शुरू होती है और एक रिजल्ट तक पहुंचती है आपके पास, ठीक है। एंड जो साइंटिफिक होती है वो इंडक्टिव होती है, क्योंकि उसमें एक प्रूफ होता है हमारे पास, जैसे ऑल कैट्स हैव 4 लेग, तो चूहे ने बोला मेरे पास भी 4 टांगे हैं, तो क्या मैं भी आपके पास जो है वो बिल्ली हूँ, है ना। ये हो गई आपके पास, आपने रिजल्ट निकाला वहां पे, डिडक्ट किया उसको, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्लियर है आपके पास, ये है क्रिएटिव थिंकिंग। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी थिंकिंग क्रिएटिव है कि नहीं, यस और नो। आपको यस और नो करके आंसर देना है सिर्फ, है ना, कि आपकी थिंकिंग क्रिएटिव है कि नहीं है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि क्रिएटिव थिंकिंग के क्या क्या फीचर होते हैं, है ना। यानी जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो डाइवर्स होता है, डाइवर्स थिंकिंग वो शो करता है।
तो जेपी गलफोर्ड थे, उन्हीं को आपके पास जो है, यानी उन्होंने दो पार्ट में तोड़ दिया था, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, क्रिएटिव बच्चे को। ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो इंटेलिजेंट है उसके पास भी हो सकती है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके पास नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी? एक क्रिएटिव बच्चे के पास होगी। और उसके पास फ्लुएंसी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है आपके पास, एंड ओरिजिनलिटी भी होती है, और एलेबोरेशंस भी होता है। एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, इसका मतलब आप नहीं हो क्रिएटिव, है ना? आप टीचर हो, आप क्रिएटिव क्यों नहीं हो? होना चाहिए। यस नो करके तो बोल ही सकते हो ना। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, ऑसबर्न के द्वारा दिया गया था। अचानक से ऐसी कोई प्रॉब्लम दे दो, बाकी इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से नहीं आते क्वेश्चन, इसलिए इसको कांटा मार दिया पहले ही। मोटिवेशन हमने पढ़ लिया, है ना? मोटिवेशन के टाइप पढ़ लिए। मोटिवेशन स्टार्ट होता है नीड के साथ, ज़रूरत के साथ। ये मोटिवेशन साइकिल है। नीड, ड्राइव, एरोसल, गोल डायरेक्टिंग बिहेवियर हो गया, अचीवमेंट हो गया, रिडक्शन ऑफ एरोसल। ठीक है। A need is lack or defect of some necessity। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी तभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। बाकी बायोलॉजिकल मोटिव हैं और साइकोलॉजिकल हैं। साइकोलॉजिकल होते हैं ताकत, आप समाज में खुद को ऊपर उठाना चाहते हो, अच्छा दिखाना चाहते हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेफालतू में करते हैं। बायोलॉजिकल नीड छोटी छोटी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी ही चीज़ें होती है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल नीड्स हमारे पास होती हैं, वो काफ़ी खतरनाक होती हैं। जैसे नेता, नेता एक बार कुर्सी के ऊपर बैठ गया ना, फिर वो नेतागिरी करेगा पूरी जिंदगी। क्यों? भाई पावर है। एक नेता मान लो 30 साल का है, एक 60 साल का बुजुर्ग आके ना उसके पाँव में गिर जाएगा। क्यों? पावर। पावर फील करते हैं, वो आते हैं सारे, नेताजी नेताजी हमारा काम कर दो, ऐसे गिरते हैं पाँव में। और उसके सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं होती, कारण पावर। तो पावर सबसे खतरनाक होती है। राजे महाराजे ऐसे ही थोड़ी लड़ लड़ के मर गए, है ना? बाकी हंगर, भूख एक कारण है, प्यास एक कारण है आपके पास। ठीक है। सेक्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, देखो, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्राइव इन बोथ एनिमल एंड ह्यूमन इज द सेक्स ड्राइव। आपने देखा होगा जैसे रेप केसेस होते हैं, है ना, गलत हरकतें की जाती है। ये क्यों हो रहा है? आज का जो यूथ है वो गलत डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? आपने एक चीज देखी होगी करंट टाइम में, बेसिकली बॉयफ्रेंड, है ना, गर्लफ्रेंड, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है। कारण ये ड्राइव, और कोई मोटिव नहीं है अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो। आप खुद सोचो, एक 12 साल का बच्चा, एक 18 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा क्या इस तरफ जा सकता है कि मुझे शादी करनी है ना, तो उसके लिए मैं एक पार्टनर ढूंढूं? नॉट पॉसिबल। अट्रैक्शन होती है अपोजिट सेक्स की तरफ, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों की तरफ बढ़ता है। अगर ये अट्रैक्शन नहीं होगी, है ना, अगर देखो जो बच्चा अपने फ्यूचर के ऊपर टारगेट करता है वो उन चीज़ों के ऊपर कभी भी नहीं जाता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसका कोई फ्रेंड है ना, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। और बाद में जैसे 5-7 साल हो गए, वो दोस्ती हैं, बाद में जब वो वेल सेटल्ड हो गया, उसने अपना टारगेट अचीव कर दिया, तो उसके बाद उसने फिर कहा कि हमारी अच्छी बनती तो हम शादी कर लेते हैं। तो वो एक प्रॉपर चीज़ है ना। लेकिन शुरू से चल रहे हैं कि हम भी बाद में शादी करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो वो सेक्सुअल ड्राइव की वजह से होता है, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल इंस्टिंक्ट होता है। आपने देखा होगा रोटी, कपड़ा, मकान, भूख, प्यास, इनके लिए इतनी ज़्यादा मारा मारी नहीं होती, लेकिन इसके लिए आपने देखा होगा बहुत गलत एक्टिविटी की जाती है ना। अभी करंटली हमीरपुर में भी एक केस आया था, भुट्टा साइड। तो ये चीज़ें ना बहुत गलत हो जाती है, क्योंकि प्रॉपरली अवेयर नहीं किया जाता है बच्चों को, ना स्कूल्स में। पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, ठीक है, उनको ये चीज़ें बताई जाए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, क्या सही है क्या गलत है ना, किस तरीके से इन चीज़ों को इग्नोर करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। एक टीचर, जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में भी सामने होता है, टीचर्स कभी भी इन चीज़ों को खुल के नहीं बोलते। क्यों? डोंट नो, है ना। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा इंडियन एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, काफ़ी डिफरेंस है, कारण यही है। फिर नीड ऑफ एफिनेशन है। एफिनेशन वही है आपके पास पावरफुल, है ना, नीड ऑफ पावर हो गया। ठीक है। डेविड एम सी क्लेलैंड, इन्होंने पावर को ना 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो नेताओं का जो मानसिक रूप है वो कैसे होता है। देखो, पहले क्या बोलते हैं,
People do things to gain feeling of power and strength from source outside themselves by reading stories about sports, star और अटैचिंग themselves टू अ पॉपुलर फिगर। जैसे मान लो आप जैसे क्रिकेट की बात कर लें, है ना, सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी है आपके पास, विराट कोहली हैं, तो आप इनसे जैसे आप क्रिकेट खेलो आप बोलोगे कि मैं उनकी तरह खेलता हूँ, मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। या बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमारे पास हो गए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हो गए, महात्मा गांधी जैसे नेता हो गए। हम उनके साथ खुद को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्यों? ताकि हम एक पावर फील कर सकें। हम जब चीज़ों को जोड़ते हैं ना किसी के साथ, क्यों जोड़ते हैं? तो हमें पावर फील होती है कि मैं उनके कर्मों के ऊपर चल रहा हूँ, तो हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट होता है, ये बेसिक चीज़ है। सेकंड, पावर कैन ऑल्सो बी फेल्ट फ्रॉम सोर्स विद इन अस एंड मे बी एक्सप्रेस्ड बाय बिल्डिंग अप द बॉडी एंड मास्टरिंग अर्ग्स एंड इम्पल्सेस। यानी जैसे आप पढ़ाई में अच्छे बन रहे हो, है ना, आप अपनी फील्ड में अच्छे बन रहे हो, आपने अच्छी बॉडी बना ली, तो वो भी पावर फील करेगा, आपके आगे कोई बोल नहीं पाएगा, है ना। लड़ाई आप वहीं करते हो जहां आपको पता है कि दूसरा आपसे कमजोर है। जहां हमसे ताकतवर बंदा होता है ना, वहां हम बोल नहीं सकते। ठीक है। थर्ड आता है पीपल डू थिंग्स एज इंडिविजुअल टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर एंड एक्सप्लेन द पर्सनल आर्गू और कंपेल विद अनदर इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू हैव इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सन। थर्ड पावर आता है हम किसी के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं तब। और फोर्थ आता है डू थिंग्स मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू हैव इम्पैक्ट ऑन अदर। इन केस ऑफ लीडर एंड जो पॉलिटिशियंस होते हैं, है ना, इंडिविजुअल है ना, वो इस चीज़ को फेस करते हैं कि इतनी कम उम्र में भी लोग उनके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। नीड ऑफ अचीवमेंट, आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, टॉप पर आना चाहते हो, लोग आपको जाने, है ना। मॉस्लो हेरिकी ऑफ नीड में इसी टर्म्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया था, है ना। बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस। पहले आप अपनी बेसिक नीड पूरी करते हो, उसके बाद आप सेफ्टी, यानी आपको जॉब लग गई पहले में, है ना, पैसे आ गए, अब आप ढूंढोगे, पेंशन भी लगे, पेंशन लगने के बाद यानी पेंशन लग जाए, फिक्स हो गया, आपको पता है जॉब लग गई है, पेंशन भी लगेगी, तो फिर आप शादी वगैरह करोगे। फिर उसके बाद जब आपके बच्चे हो जाएंगे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे, तो फिर आप सेल्फ एस्टीम की तरफ भागते हो। हु द एम आई, कौन हूँ मैं, मेरा करना क्या है मुझे अपनी ज़िंदगी में। तो आप एक अचीवमेंट लेना चाहते हो, है ना, ताकि आपको लोग जाने आपका सोसाइटी में क्या वे है। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्मबोध बोल सकते हैं इसको, है ना, ज्ञान की प्राप्ति। लास्ट दो तक कोई नहीं पहुंच पाता, मेनली तीन तक ही रह जाते हैं सारे। बहुत कम लोग हैं जो ऊपर पहुंच सकते हैं, है ना। बाकी सेम चीज़ें, अग्रेशन हाइपोथेसिस है आपके पास, फियर, एंगर, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो आप। ठीक है। ये मेथड है, आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, जैसे अभी हमने बच्चों से पूछा कि आप क्रिएटिव हो, सिर्फ दो बच्चे हैं, पूनम और अंजलि, जिन्होंने भी फोर्सली जब हमने बोला तब उन्होंने कहा कि हाँ हम क्रिएटिव हैं। यानी अपने बारे में तो जानो, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशन एंड फीलिंग्स। हमें अपनी इमोशन एंड फीलिंग के बारे में पता होना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, तो गंदी है ना, मुझे अवेयर है। मुझे कोई दूसरा बोलेगा, जैसे मान लो मेरा स्टूडेंट, सर आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, तो वो मुझे फील हो सकती है चीज़, लेकिन मैं खुद डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को, मुझे पता है ना, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग गंदी है भाई। आराम से लिखूंगा तो अच्छा बनेगा, फास्ट फॉरवर्ड में लिखूंगा तो कुछ भी लिख दूंगा, है ना। कभी कभी बोलते बोलते जल्दी जल्दी वर्ड्स गलत भी प्रोनाउंस हो जाते हैं, तो वो भी पता है। यानी खुद के बारे में पता होना चाहिए ताकि दूसरे आपको हार्म ना कर पाए, आप खुद उस चीज़ के बारे में अवेयर हो, है ना। अप्रेज द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग। जैसे मान लो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मुझे उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे खुद को रिवार्ड भी देना चाहिए, है ना। बहुत सी चीज़ें होती है, बाकी तो सेम ही चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है। सेम ही है। सेल्फ पर्सनैलिटी हम पढ़ चुके हैं अभी, है ना, पर्सनैलिटी क्या होती है, इसमें डिटेल में है सारा। सेल्फ क्या होता है, मैंने स्टूडेंट्स को इसको भरने के लिए कहा था एक बार, है ना, इसको भरने के लिए कहा था कि इसको भरो, यहाँ पे टाइम लिखो, जैसे अभी समय हुआ है, क्या टाइम हुआ है अभी, जैसे 9:50 हुए हैं अभी, है ना। इसको भरो, इस पूरे को भरो, और लास्ट में टाइम लिखो कि 9:55 के ऊपर मैंने भर दिया। लिख के दे सकता हूँ कि 9:55 तक कभी भी नहीं होगा, कारण क्योंकि हमें खुद के बारे में पता ही नहीं होता है। देखो साइकोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी हम क्या हैं वो रिप्रेजेंट करता है ना। मैंने सभी स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट मत लो, इसको एज ए
योर लाइफ। ठीक है, तो भरना इसको कभी टाइम लगे तो। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपके पास। सोशल आइडेंटिटी, सेल्फ की डेफिनेशन है। ठीक है, सेल्फ आपके पास हो गया। पर्सनैलिटी आइडेंटिटी की डेफिनेशंस हैं। सेल्फ एस्टीम की डेफिनेशन है, द वैल्यू जजमेंट ऑफ ए पर्सन अबाउट हर सेल्फ हिमसेल्फ। ठीक है, एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट की है, द आइडिया बी होल्ड अबाउट आर कॉम्पिटेंस एंड एट्रीब्यूट। ये डेफिनेशंस हैं सारी। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन की डेफिनेशंस हैं आपके पास। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। सेल्फ एफिशिएंसी, ये सारी डेफिनेशन पढ़ाई है आपको। ठीक है, पर्सनैलिटी के तो हम पढ़ लिया अपनी बहुत अच्छे तरीके से। ये सारे ट्रेड है ना। हम्म, ये थ्योरी आ गई ना, जैसे यहाँ से शुरू हो जाता है ये शेल्डन से। ये सारा पढ़ा दिया हमने, इसकी ज़रूरत ही नहीं है देखने की। इसमें वही सारी थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आ गई ना। ये तो हमने कर लिया। ये टेस्ट हैं आपके पास, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, रोजैक इंक्लूड टेस्ट है आपके पास, सारे टेस्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, 16 PF टेस्ट है, तो इसमें सारा है, नो इशू। वेरियस एट्रीब्यूट, इसमें भी डेफिनेशंस ही हैं सारी। ये फाइल आपको ही दी है, आपको ही पढ़ाया है, ये मार्क उसी टाइम के लगे हैं ये। ठीक है, असेसमेंट क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, वैल्यू, केस स्टडी वगैरह तो हमने पढ़ लिए थे पहले ही, है ना। आईक्यू क्या होता है आपके पास, और डिफरेंट डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने आईक्यू को एक्सप्लेन किया, जैसे 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी आपके पास। फिर आर्थर जेनसन की हेरेकी मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है हमारे पास। जेपी गॉलफोर्ड का स्ट्रक्चर मॉडल है ना। फिर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इनको। ट्राइआर्किक थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की। कॉन्टेक्स्ट इंटेलिजेंस है। ठीक है, इंटेलिजेंस की टर्म्स हैं। और नीचे जाके टेस्ट हैं। 1905 में जैसे अल्फ्रेड बिनेट ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया। 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू टर्म दी थी आपके पास, एग्जाम में पूछा गया है। और ये आईक्यू का टेबल है आपके पास। और आईक्यू में डिसऑर्डर भी होते हैं, तो डिसऑर्डर ये रहे, अगर कोई माइल्ड है तो 55 से 70, मॉडरेट है तो 35-40 से 50-55 अप्रोक्सीमेशन में, सैबरर है तो 20 से 25 से 30 से 40, और प्रोफाउंड है तो आईक्यू 20 से 30। ये पूछे गए एग्जाम में कि रेंज कितनी होती है उनके आईक्यू की, तो ये भी पता होना चाहिए। ओके, बाकी गिफ्टेडनेस, टैलेंटेड में फ़र्क होता है। एक बच्चा 100% नंबर ले रहा है, वो क्रिएटिव नहीं होता, वो जो है सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट है ना। उसका माइंड बहुत तेज है, वो गिफ्टेडनेस है, वो उसकी कोई एबिलिटी नहीं है, वो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया है। तो उसका आभारी होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये दिमाग दिया है। हाँ, आगे आप कैसे कर रहे हो वो आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी टेस्ट हैं आपके पास, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, जैसे रावण प्रोग्रेसिव टेस्ट है आपके पास, खोश ब्लॉक टेस्ट है, ये सारे एग्जाम में आए हैं। बाकी वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट के एग्जाम्पल है जो इंडिया के अंदर डेवलप हुए थे। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल, है ना। बाकी डायरेक्ट चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख लेना, जैसे सोशो कल्चरल थ्योरी लेव वाइगोस्काई ने दी है। कल्चरल प्लस सोशल को इकट्ठा स्टडी किया है ना। जैसे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ऐसे पर्सन जिनको हमसे ज़्यादा पता है। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक गैप होता है लर्नर एंड जो स्टूडेंट है उसके बीच का, उस गैप को फिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग, है ना। एलिमेंट ऑफ मेंटल फंक्शन, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। ओके, स्कैफोल्डिंग देख लिया हमने, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी हमने देख ली। ठीक है, हैंस डेलिमा की बात वहाँ पे की थी, यहाँ पे सीधा लिखा है फियर, रिवार्ड या सेल्फिशनेस हो गया, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशंस हो गया। एरिक एरिक्सन की थ्योरी आपके पास अभी हमने कंप्लीट स्टडी कर ली। ठीक है, एडवर्ड थॉरनडाइक ने मल्टीपल इंटेलिजेंस सॉरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपके पास दी थी। कनेक्टिज्म टर्म बताया, SR थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड मल्टीपल फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस में, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट की बात कही थी। ये लॉ हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस। और 5 सब ऑर्डिनेट लॉ थे, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग
एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी उन्होंने, और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। ठीक है, क्लियर। फिर इनसाइड थ्योरी आपके पास आती है। इनसाइड थ्योरी कोहलर के द्वारा दी गई थी, जिसमें एक चिंपैंजी था सुल्तान, है ना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था बनाना के लिए। तो उसने सूझबूझ के साथ एक बार एक नीचे बॉक्स रखा, फिर दूसरा रखा, फिर डंडे से केलों को नीचे लिया, यानी चीज़ों को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। ठीक है। कार्ल रॉजर थे आपके पास, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी आपके पास दी। ठीक है, सेम ही चीज़ें सारी। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्फ्रेड बंडुरा, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। ठीक है, ऑब्जर्व होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, इमिटेट ग्रहण करना, मॉडलिंग मतलब उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आना। ठीक है, बाकी ये तो हमने कर लिया ना सारा। स्पीकिंग में जैसे हकलाना हो गया, स्टरिंग आपके पास हो गया, लिसनिंग में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया, पुअर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीडिंग में डिसलेक्सिया हो गया, राइटिंग में डिस्ग्राफिया हो गया, पेइंग अटेंशन में एडीएचडी, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया, मैथमेटिकल एबिलिटी में डिसलेक्सिया हो गया, मोटर एबिलिटी के अंदर डिस्प्रैक्सिया आपके पास हो गया, एंड शोइंग अनयूजुअल रिपीटेटेड बिहेवियर, जो ऑटिज्म को रिप्रेजेंट करता है आपके पास। और ये आईक्यू के बेसिस के ऊपर जो है, यहाँ पे ना कंप्लीट नहीं लिखा है, ये 50 से 75 लिखा है सीधा, वहाँ पे 50, 55, 70, यानी एक रेंज बनी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये तो हमने पढ़ लिए ना सारे, ये एक ही चीज़ है सारी। ठीक है, बाकी डेवलपमेंट ग्रोथ की डेफिनेशंस हैं, वो आप यहाँ से खुद देख लोगे। एजेस वगैरह सारी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इन्फेंट टॉडलर कब है, स्कूल एज कब है आपके पास, और ये कुछ डेफिनेशंस हैं सीधा। ओके, सारे हैं इसके अंदर, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है ना। साइकोलॉजी में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं। हाँ, स्क्रीन में इसलिए रोक रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, वो वहाँ से इसको कवर कर सकें। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्ट लिखा हुआ है, नीचे सारे हैं इस फाइल के अंदर। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। सर इड ईगो सुपर ईगो के बारे में बताइए। ठीक है, 1 मिनट। देखो वही तो चीज़ें, असेमिलेशन है ना, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है इसमें, तो ये स्टेटमेंट वगैरह देख लेना आप। ठीक है, हम्म, वही चीज़ें हैं, कुछ भी न्यू नहीं है इसके अंदर, सेम वही है जो इस फाइल में। इस फाइल में काफ़ी मटेरियल आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, इड ईगो सुपर ईगो कुछ भी नहीं है आपके पास। इड ऐसे लाइन में चलता है, ईगो एंड सुपर ईगो। हम जो अपनी लाइफ में ईगो वर्ड यूज करते हैं, ये वो वाला ईगो नहीं है। ठीक है, इड पहले होता है, फिर ईगो आता है, फिर सुपर ईगो आता है। इड का मतलब होता है आपके पास प्लेजर, यानी प्लेजर प्रिंसिपल है ये। ईगो जो है वो रियलिटी होता है। जैसे आप छोटे हो ना, आप छोटा बच्चा हो एक, मान लो, तो आप क्या देखते हो, सिर्फ अपनी खुशी देखते हो। एक छोटा बच्चा सिर्फ अपनी खुशी देखता है ज्यादातर, वो अपनी पेरेंट्स की खुशी कभी नहीं देखेगा, है ना, वो सिर्फ अपनी देखेगा, नो मैटर उसको कोई खिलौना चाहिए कैसे मिल रहा है। तो वो ईड को रिप्रेजेंट करता है कि वो चीज़ चाहिए कैसे भी मिल जाए। रियलिटी बताती है, जैसे वो बड़ा हो गया, वो समझेगा कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, वो कैसे उन चीज़ों को अचीव करेगा, है ना। तो वो रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और सुपर ईगो जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप बहुत बड़े हो गए, मोरालिटी को। करंट टाइम में सुपर ईगो किसी के अंदर नहीं है, करंट टाइम में सुपर ईगो किसी के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मोरालिटी बोलती है कि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, फिर भी आप डिमांड रखते हो कि मुझे बाइक चाहिए। हम डिमांड रखेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे 20,000 का मोबाइल चाहिए, मुझे 50,000 का मोबाइल चाहिए। ये सिर्फ पेरेंट्स के आगे नहीं है, ये किसी के भी आगे है। आप एक अनवांटेड कंडीशन रखते हो। तो मोरालिटी मेरे अकॉर्डिंग करंट टाइम में किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हम दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। हम सिर्फ अपना ही, क्योंकि ईड ऐसा नहीं है बच्चों में ही होता है, बड़ों में भी होता है। आपने देखा होगा पहले वाले बुजुर्ग जो थे वो समझदार होते थे, लेकिन एक बार जो उन्होंने चीज बोल दी ना, वो बोल दी, फिक्स है वो, यानी वो भी ईड को फॉलो कर रहे हैं, नो मैटर रियलिटी क्या है। समाज में चीजें बदल गई कि लड़कियां बाहर जाके काम कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर तरह की ड्रेस पहन सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुजुर्ग नहीं माने।
है ना। उनको यही था कि लड़कियां सिर्फ घर में ही रहेगी, थोड़ा पढ़ गई 10 तक बहुत है, अब शादी करवा दो। तो उनकी खुशी थी ना उस चीज में, वो चाहते थे कि इसके हाथ पी लेकर और भेज दो। तो वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर यानी इड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छे थे, पढ़ लिख के बाहर गए, उनको पता है कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हो तो सिर्फ आप एक लड़के को ही पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो इट मीन्स आप एक आने वाली कंप्लीट जनरेशन्स को पढ़ा रहे हो। आपने देखा होगा अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चे को वो अच्छे संस्कार ही देगी और अच्छे से उसकी परवरिश करेगी। हाँ, करंट टाइम में एक मिथ सबसे बड़ा बन गया है कि अगर, ठीक है, एक मिथ बन गया है कि अगर हमने स्टडी की हुई है, ठीक है, तो हमें जॉब ही करनी है ना, जॉब ही करनी है। क्यों? क्योंकि जॉब करना इजी है एज कंपेयर टू फैमिली मैनेजमेंट या हाउस वाइफ बोल सकते हैं बेसिकली, है ना। ये बनना बहुत मुश्किल है, सबसे कठिन टास्क है ये वाला। क्योंकि इसमें होते हैं दुनिया भर के सारे काम, है ना। आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपको इमोशनल स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपको मैनेजमेंट भी चाहिए, है ना, आपको टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। यानी हर एक चीज। जॉब में तो क्या है, एक ही काम है, सारी जिंदगी कर रहे हैं, है ना। अगर आप क्लर्क हैं तो सारी जिंदगी फाइलें ही देखनी है, एक काम है तो उसमें तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। घर में तो हजारों काम है, और वो हजारों काम डेली बदलते हैं, वो फिक्स नहीं होते, डेली वो काम बदलते हैं। तो जब हर एक ऐसा टास्क जो हर डेली बदल रहा है तो दिमाग का यूज भी तो होगा ना। तो सबसे ज्यादा दिमाग कहाँ लग रहा है? घर के काम में। इसीलिए इससे सभी बचना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, अगर एक जितना घर में एक काम होता है ना एक लेडीज करती है, अगर उसका आप जैसे आप काम कर रहे हो, क्योंकि लेडीज तो 24 आवर काम कर रही है अगर देखा जाए तो, है ना। तो देखा जाए तो उसकी सैलरी 50,000 से भी, यानी इतनी तो होनी चाहिए अगर वो घर में घर का ही काम कर रहे हैं पूरा A to Z। आपके बच्चों को भी संभाल रहे हैं, पेरेंट्स को भी संभाल रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, अगर कोई एनिमल है तो उनको भी देख रहे हैं, हर एक चीज़ A to Z। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। बॉस बनना आसान नहीं होता, जॉब करना आसान है। आपको सिर्फ इतने तो स्ट्रगल होगा कि आपकी नाइट शिफ्ट लग जाएगी, बॉस आपके ऊपर थोड़ा सा चिल्ला देगा, आपको थोड़ा सा काम का स्ट्रेस दे देगा। सिर्फ दो चार ही तो चीज़ें जो होती है, और इससे भी लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो पढ़ो इन चीज़ों को, साइकोलॉजी का। अच्छा बताइए, मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन ही पूछता था सभी बच्चों से जब हमने सेशन शुरू किया था कि साइकोलॉजी पढ़ने का एम क्या है। क्योंकि हम जो टीचिंग में पढ़ते हैं ना, वो साइकोलॉजी थोड़ी होती है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, जिसमें हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पढ़ते हैं। एग्जाम में साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। आपने ब्रांचेस पढ़ी ना, ब्रांचेस पढ़ी आपने सारी की सारी, जो फर्स्ट फाइल में हमने यहाँ पे देखी थी, जिसके अंदर साइकोलॉजी की ब्रांचेस प्रेजेंट थी, जिन ब्रांचेस के अंदर हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। अच्छा बताइए, एम ऑफ साइकोलॉजी क्या है? अब तो आप बता ही दोगे। देखो हर जगह यूज़ होता है ना। ठीक है, तो ब्रांचेस वगैरह का आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम खुद को समझ लें ना तो चीज़ें करना आसान हो जाता है। ठीक है, कोग्निटिव हमारे दिमाग से रिगार्डिंग, बायोलॉजिकल यानी हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है ना, गुस्सा कर रहे हैं तो बीपी क्यों बढ़ गया, कुछ ना कुछ कारण है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक बच्चा छोटा है ना, अब डेवलप हो रहा है वो, तो कौन कौन सी स्टेज से वो जूझता है ना। सोशल साइकोलॉजी, समाज में जब आप किसी से बात करते हो ना तो वो वैसा क्यों है ना। एंड सोशल हो गया। क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चर होता है यानी वे ऑफ लिविंग, कैसे आप रह रहे हो। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंट कैसा है आपके चारों तरफ का। क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी हो गई, है ना, डिप्रेशन वगैरह से। टू नो द बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड सोल। हाँ, डेफिनेशन बोल सकते हैं आप, है ना, सुरेंद्र जी ने ठीक बोला है वैसे। हमें खुद को समझना है, टू नो द बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, यानी टू नो आर सेल्फ एंड बिकम आर लाइफ इजी, है ना, जिंदगी को आसान बनाना है। अगर आपको साइकोलॉजी थोड़ी बहुत भी आती है और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो ऐसा समझ लिया आपका जीवन आसान हो जाएगा, आप कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार में बहुत दुख है और इस दुख का सिर्फ एक ही कारण है। क्या कारण है बताइए?
हाँ, ये भी ठीक है, चेंज एंड कंट्रोल द बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस। अगर हम साइकी को समझ सकते हैं तो हम बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी कि संसार में बहुत ज़्यादा दुख है और इसका एक ही कारण है, वो है हमारे अनवांटेड डिज़ायर, है ना। अनवांटेड डिज़ायर, अनवांटेड डिज़ायर आप समझ सकते हैं क्या है। लेकिन चलो, महत्वाकांक्षा रखना अच्छी है। डिज़ायर जीवन को जीने के लिए ज़रूरी भी होते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा, है ना, यस, ठीक कहा सुरेंद्र जी ने। अगर हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा तो जीवन का कोई मतलब भी नहीं है ना। तो प्रेमानंद महाराज जी के वचनों को थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा कि जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा कीजिए, है ना। वही भगवान की सच्ची भक्ति होती है। चलो, तो स्पिरिचुअल बहुत हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका आ रहा है, तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा इस क्लास के बाद। तो आप इस फाइल को अच्छे से पढ़ो, है ना। बाकी जो आपको लगता है कि इसमें नहीं है वो भी कवर करो। बाकी फिर मंडे को आपकी क्लास लेंगे हम। ओके। ओके, थैंक यू। कुछ कहना चाहें, कोई क्वेश्चंस आपके होंगे तो नंबर आपके पास है 8894521554, है ना। कोई प्रॉब्लम्स हैं किसी टॉपिक से रिगार्डिंग, किसी नोट से रिगार्डिंग, कोई नोट्स चाहिए आपको, तो वो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आपको वो सेंड कर देंगे, 8894521554। ओके। ओके, थैंक यू।